खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की ब्रेकिंग यही है। हाथरस कांड पर सबसे बड़ा खुलासा आज तक कर रहा है। पीड़िता के भाई की कॉल डिटेल्स मिली है। मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर से कई बार बातचीत हो चुकी है। पीड़िता के भाई और संदीप में 104 बार बातचीत हुई। 26 फरवरी को 19 बार दोनों की बातचीत हुई है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक का ये कॉल रिकॉर्ड है और इसके मुताबिक कई बार बातचीत हुई है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी हमारे साथ हाथरस से जुड़ रही हैं। कुमार अभिषेक, ये क्या इशारा करता है हाथरस कांड पर? ये बड़ा खुलासा, पीड़िता के भाई की कॉल डिटेल्स मिली है। मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर से कई बार बातचीत हुई थी पीड़िता के भाई की। बिल्कुल अंजना, देखिए ये जो सीडीआर होती है, सीडीआर सामने आई है और ये सीडीआर एक बहुत अहम कह सकते हैं कि फोरेंसिक जांच में इसे माना जाता है। पिछले 13 अक्टूबर से लेकर 3 फरवरी तक 5 महीने की एक कॉल डिटेल सामने आई है और उसमें ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि दोनों परिवार आपस में संपर्क में थे। दो मोबाइल नंबर हैं, एक संदीप ठाकुर का जो कि आरोपी है और दूसरा वो संदीप जो कि पीड़िता का भाई है, और इन दोनों के बीच की ये बातचीत है और बकायदा 5 घंटे की ये कॉल रिकॉर्डिंग है। जो मार्च के बाद से अभी तक का जो सीडीआर है फिलहाल वो सामने नहीं आया है, लेकिन ये एक चीज को पुख्ता जरूर करता है कि ये दोनों परिवारों में कहीं ना कहीं आपस में बातचीत होती थी। अब परिवारों में बातचीत होती थी या फिर जो पीड़िता है और आरोपी है, क्या उन दोनों के बीच बातचीत होती थी, ये बड़ा बेहद अहम है। जो स्थानीय लोगों का कहना है, जो स्थानीय जानकारी है, उसके मुताबिक पीड़िता और जो संदीप ठाकुर, चूंकि वो आरोपी है और पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं रही, कहा यह जा रहा है कि दोनों की बातचीत होती थी और ये मोबाइल संदीप जो कि आरोपी है उसकी पत्नी के पास होता था। अंजना, देखिए ये आने वाले वक्त में एक अहम सबूत के तौर पर होगा, क्योंकि सीडीआर को हमेशा सबूत माना जाता है, तो ये एक बड़ा खुलासा है। और अगर आप देखें तो उस गांव के आसपास के लोग भी इस बात की तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये लीक हुई या लीक की गई, लेकिन निश्चित तौर पर यह जरूर दिखा रहा है कि दोनों परिवारों में पुराने कहीं ना कहीं एक संबंध थे। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हाथरस से भी जुड़ेंगे। अब बड़ी खबर का रुख हम करते हैं। हमने आपको दिखाया किस तरह से सीडीआर कॉल डिटेल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो पीड़िता के भाई के साथ संपर्क में था। कॉल डिटेल्स बता रही हैं 104 बार बातचीत हुई है। पीड़िता के भाई का भी नाम संदीप, मुख्य आरोपी का नाम भी संदीप। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट तक आज इस मामले की धमक पहुंची है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये हाथरस कांड भयावह है। अगर भयावह नहीं होता तो फिर इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही होती, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। कोर्ट ने पूछा है यूपी सरकार से, आप पीड़ित के परिवार और जो विटनेस है, तमाम गवाह है मामले में, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? हाथरस कांड की इनसाइड स्टोरी। हाथरस कांड का गुनहगार कौन, कितना भयावह था हाथरस कांड, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हाथरस कांड की धमक। हाथरस की बेटी निर्भया अब हमारे बीच, लेकिन उसके इंसाफ की लड़ाई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जा रही है। साजिशों की परतें खुल रही, बेटी की लाश पर सियासत हो रही है। हाथरस कांड की धमक आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मामलों में साफ साफ हलफनामा मांग लिया। पहला, हाथरस के पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर, पीड़ित परिवार को अपनी बात अदालत में रखने के लिए कोई वकील मिला है या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड पर जो स्वमोटो लिया है उसका स्टेटस क्या है। डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को नहीं दिया गया। मेरा सबसे पहला यही आया था, जिसके थ्रू जो है पिटिशनर्स मुझसे अप्रोच किया, तो मैंने जो है इस रिट को फाइल किया था बिफोर सुप्रीम कोर्ट। और लोकस को लेकर के कि एक फीमेल है, उसने लोकस अपना सब्सक्राइब करके चला है, एक स्पेशल पैरा लिख करके चला है कि हम फीमेल हैं। मुझे पूरे देश के फीमेल के बारे में चिंता है इस चीज़ की कि क्या फीमेल के साथ इसी तरह की परिस्थितियां होती रहेंगी। इससे पहले दोपहर करीब 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस पी. सुब्रमण्यम की बेंच में हाथरस कांड पर सत्यम दुबे की याचिका पर सुनवाई शुरू। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समाज में जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, हम उसके बारे में सच सामने लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, केस की जांच का क्या स्टेटस है? इस पर तुषार मेहता ने कहा, हमारी एसआईटी जांच कर रही है। हमारी एजेंसियां जांच में पूरी तरह सक्षम हैं। फिर भी हमने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस पर पीड़ित पक्ष की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा, जब हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए तो आप क्यों करवा रहे हैं? हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी मांग जांच को ट्रांसफर करने की है या फिर ट्रायल को ट्रांसफर करने की? 100 महिला वकीलों की तरफ से दायर याचिका की वकील कीर्ति सिंह ने कहा, हमने रेप से जुड़े कानून पर काफी अध्ययन किया है। यह एक झकझोरने वाली घटना हुई। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा, इसी वजह से हम आपको सुन रहे हैं क्योंकि ये घटना भयावह है। लेकिन आप इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गई? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सभी लोगों से और लोगों से कहा, सजेशन मांगा है कि इसकी आगे की प्रोसीडिंग क्या हो सकता है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल सकती है पिटीशन की नहीं चल सकती है। इसको लेकर के मैं भी एक एफिडेविट फाइल करना चाहूँगा और उसमें एक ही रिक्वेस्ट होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि हम अपनी पिटीशन में ट्रायल की भी मांग किए हैं और ट्रायल की बात लेकर के है कि आप ट्रायल वहाँ क्यों नहीं चला सकते हो। हमारे पिटिशनर्स का अप्रोच है कि जिस डेड बॉडी को पुलिस ने छीन करके जला दिया, पेट्रोल डाल करके जला दिया, वहाँ पर वो पुलिस जो है कैसे ट्रायल को फेयर चलने देगी, मेरी समझ से बाहर है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रेप पीड़िता की फॉरेंसिक, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो हलफनामा मांगा उन पर यूपी सरकार ने कहा है कि कल तक हलफनामा दाखिल। हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर 3 यक्ष प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार इन 3 यक्ष प्रश्नों के जवाब देकर सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर दे, यही बड़ी बात होगी। सवाल तो आगे आगे भी और कई आएंगे जिनके जवाब सरकार को देने ही पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड को बहुत गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि वो सुनिश्चित करेगा कि जांच सही तरीके से चले। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। हाथरस पुलिस प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि आखिर आधी रात में चिता क्यों बेटी की जला दी गई थी, क्यों पिता, मां, भाई उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। आज कोर्ट में इस पर भी यूपी सरकार ने जानकारी दी। कहा कि चिता नहीं जलाते बेटी की तो हाथरस जलता, दंगे की संभावना थी। देखिए, आधी रात क्यों जलाई चिता, अंतिम संस्कार, चिता जलाने से पहले घर वालों की रजामंदी क्यों नहीं ली? हाथरस कांड पर ये सुलगते सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज इन सभी सवालों पर अपना जवाब दाखिल किया। 29 सितंबर की रात करीब 2 बजे हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पुलिस वालों ने निर्भया की लाश इस तरह चोरी छिपे फूंक दी थी। आज तक वहां मौजूद था। हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे पुलिस से उसकी इस कारगुजारी पर सवाल पूछती रही, लेकिन पुलिस वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बॉडी घर जाएगी। गाँव वालों ने विरोध किया, लोग एम्बुलेंस के आगे लेट गए, लेकिन पुलिस ने आधी रात ही पीड़िता का शव फूंक। आधी रात लाश क्यों जलाई? अब आधी रात लड़की का शव फूंकने पर योगी सरकार ने अपने हलफनामे में सफाई देते हुए कहा है कि 30 सितंबर को ही बाबरी मस्जिद मामले में फैसला आना था। उसे लेकर पूरे इलाके में हाई अलर्ट था। 29 सितंबर की रात खुफिया जानकारी मिली थी कि सुबह में कई पार्टियों के नेता अपने समर्थकों के साथ हाथरस पहुंचने वाले हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। साथ ही कोरोना की वजह से भी भीड़ नहीं जुटने देना चाहते थे। इसी वजह से देर रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो योगी सरकार का मानना है कि सियासी बवाल से बचने के लिए ही पीड़िता की लाश को आधी रात को फूंक दिया गया।
तो क्या इसके लिए घर वालों की रजामंदी ली गई थी? घर वालों की रजामंदी क्यों नहीं ली थी? सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा है असाधारण हालात में अंतिम संस्कार का फैसला लेना पड़ा। घर वालों की मर्जी से ही चिता जलाई गई। शव को रात में जलाने के पीछे कुछ छिपाने की मंशा नहीं थी। अपने 131 पेज के हलफनामे जिसमें 11 एनेक्सचर लगाए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि उन्हें आधी रात को, यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि आधी रात के बाद आखिर उन्हें पीड़िता की लाश की अंत्येष्टि करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसकी सफाई भी उन्होंने दी है कि पीड़ित परिवार की मंजूरी के साथ और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि उनके पास इनपुट थे, खुफिया एजेंसियों के इनपुट, कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सकता है, सामाजिक सद्भाव को तार तार किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने एहतियाती कदम उठाते हुए पीड़ित परिवार की मंजूरी के साथ उन्होंने आधी रात के बाद अंत्येष्टि की। कैसे सबर करे आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लाया है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? योगी सरकार की ये दलील आसानी से हजम नहीं होती, क्योंकि उस रात तो परिजन अंतिम संस्कार से मना करते रहे। लड़की की मां बिलखती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। घर वाले अब तक आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने शव को जलाने की रजामंदी बिल्कुल नहीं दी थी। यहाँ तो बॉडी 3-4 बजे के आसपास आ चुकी है, पहले से ही आ चुकी थी, और इन्होंने हमें वहाँ गुमराह करते रहे। और वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि बॉडी दिल्ली के अंदर है, और जबकि बॉडी दिल्ली के अंदर नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, आपको बोला अंतिम संस्कार में अभी की जबरन की आप चलो अब अंतिम संस्कार? जी, हम सुबह की बोल रहे हैं ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना है। अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो। हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पापा फादर है, उनकी लात मारी है। सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि हाथरस की बिटिया के बहाने हिंसा की साजिश भी रची जा रही थी। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा। इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं, और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में गैंगरेप की बात से शुरू से ही इनकार कर रही है। पीड़िता से नहीं हुआ था गैंगरेप। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी सरकार ने अदालत को बताया है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। हलफनामे में वारदात की पूरी जानकारी भी दी गई है। हाथरस कांड की जांच एसआईटी कर रही है। जांच सीबीआई से करवाने की बात भी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि लड़की का शव आधी रात में क्यों फूंक दिया गया, क्यों उसे अपने घर वालों के हाथों चिता की आग नसीब नहीं हुई। अगर अंतिम संस्कार इतना जरूरी ही था तो परिवार को इस पर राजी क्यों नहीं किया गया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी जो इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाथरस आज क्या बोल रहा है, क्योंकि ये तस्वीर हम सुबह से दिखा रहे हैं। एक तरफ इंसाफ और न्याय की लड़ाई है एक बेटी के लिए, तो दूसरी तरफ कई आवाजें ऐसी भी आज वहां आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि निर्दोष को सजा ना हो, जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो और पूरा सच सामने आए। आशुतोष मिश्रा।
अंजना, दरअसल हर बार सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये ऐसा मामला हो गया कि यहाँ दरअसल तीन पहलू दिखाई पड़ते हैं। इंसाफ की मांग दरअसल होती रही कि पीड़िता के साथ जो घटनाक्रम हुआ, कैसे ये भूला जा सकता है कि उसकी मृत्यु तक हो गई। एक एफएसएल की लैब का हवाला भी दिया जा रहा है कि देखिए बलात्कार तो हुआ ही नहीं था, लेकिन एक तथ्य ये भी कहता है कि दरअसल जिस सैंपल की जांच हुई वो इतने दिनों बाद लिया गया कि उसकी वैधता अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। कैसे उसकी मृत्यु को भूला जा सकता है? अब एक रिपोर्ट आती है, उस पर भी चर्चा हो रही है कि देखिए ये तो पहले से जानने वाले थे। दरअसल पीड़ित और आरोपी, उनके बीच के घर का फासला अगर आप देखिए तो एक दूसरे को आवाज लगाए तो सुना जा सकता है, और ऐसा कौन सा गांव है जहां दो लोगों के बीच बातचीत नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर के एक जो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, वो ये है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक किसी को आरोपी नहीं कहा जा सकता, उस पर ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। और शायद इसीलिए गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कई जगह जगह पर महापंचायत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रशासन की आंख मूंदी। 144 अगर बाकी सबके लिए है तो महापंचायतों को अनुमति क्यों? इसीलिए दरअसल ये सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन गांव का एक पक्ष खड़ा हो रहा है, वो कह रहा है कि जांच होने दीजिए, सीबीआई जांच होने दीजिए, नार्को टेस्ट होने दीजिए। लेकिन फिर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में यह भी होता है कि क्या कभी पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट होता है? अब एक बयान पर और आपत्ति ये है लोगों को कि परिवार सीबीआई जांच से क्यों भाग रहा है। अब तक हमने जो भी बयान सुने हैं, परिवार जांच से इनकार नहीं कर रहा है। उसका भरोसा पुलिस सीबीआई सिस्टम पर नहीं है। वो चाहता है कि या तो कोर्ट कोई जज जांच कर ले या न्यायिक उसमें निरीक्षण में हो, ताकि जांच का जो दायरा है उस पर कम से कम न्यायपालिका की नजर हो। सीधी सी बात एकदम। बिल्कुल, एक बच्चे की जान गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सच सामने आना ही चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं। सवाल तो यही है कि सियासत और साजिश के इन आरोपों के बीच कहीं न्याय और इंसाफ और जांच ही अपनी राह न भटक जाए। आइए आपको दिखाते हैं सियासत किस तरह से इस पूरे मामले पर सुलगती ही चली जा रही है। राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, यूपी की लड़ाई है। Because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है कि हाथरस वाले विषय पर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने कम से कम सार्वजनिक रूप से भी घोषणा की है कि न सिर्फ एसआईटी का गठन होगा बल्कि अब केस सीबीआई को रेफर हुआ है, तत्पश्चात और आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपनी एक पक्ष को रखा, तत्पश्चात मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच के आधार पर न्याय होगा। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि राहुल गांधी जी तब मौन निश्चित रूप से धारण करते हैं जब उन प्रदेशों में कोई घटनाएं होती हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपेक्षा है उनसे न्याय की। इस खुशफहमी में मैं नहीं जीती, ना ही हिंदुस्तान जीता है। नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। उनका अकस्मात एक जगह ढूंढना और खुद गिर जाना, वो भी शायद बहुत चैनल्स पे चला है। लेकिन हिमांशु जी, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। जब राहुल गांधी कहते हैं मुझे धक्का दिया, मतलब देश को धक्का दिया, क्या राहुल गांधी देश है? ये वो सियासत है जो इस पूरे मामले में बढ़ चढ़ कर आप देख रहे हैं, और ये सियासी लड़ाई के आगे एक न्याय की लड़ाई है। हाथरस में आज लोग क्या बोल रहे हैं, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह वहां पर पहुंची, वहां की आवाज सुनिए। न्याय में कभी कोई नैरेटिव नहीं हो सकता है, और इसीलिए आज तक हर पहलू, हर आवाज को आपके सामने लेकर आ रहा है। हम इस समय हाथरस में मौजूद हैं। हाथरस में अलग अलग जो गांव हैं, वहां पर जाकर हम लोगों से उनकी राय जानना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में यह आक्रोश बहुत था कि क्या न्याय नहीं होना चाहिए, क्या जांच नहीं होनी चाहिए पूरी। सीबीआई की जांच
अब जब कही जा रही है तो आप लोगों का भरोसा जग रहा है। हाँ मैडम, हमें बिल्कुल अब भरोसा जगा है कि अब हमारे जो आरोपित पक्ष है उसको भी न्याय मिलेगा और जो पीड़ित पक्ष है उसको भी न्याय मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं कि न्याय हो, चाहे जिस भी जांच एजेंसी से हो, और हम तो इसी के पक्ष में हैं। इसी के पक्ष में है सबको सिर्फ न्याय चाहिए, सच सामने आना चाहिए। हमको निष्पक्ष जांच चाहिए। हमारी मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच बिठाई है और नार्को टेस्ट भी की जांच हो रही है उसकी, और एसआईटी टीम भी गठित हुई थी। निष्पक्ष जांच चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। दंगा फसाद कोई नहीं यहाँ पर चाहता है। लोग जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि न्याय हो, न्याय से न्याय चाहिए सबको। सीबीआई जांच से न्याय आएगा और हमको भरोसा है जितना विलम्ब हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको न्याय चाहिए। और न्याय के साथ ही जो दोनों पक्ष है उनका बिल्कुल एक वो होनी चाहिए समाधान। दोनों पक्ष संतुष्ट होने चाहिए। दोनों पक्ष संतुष्ट होने चाहिए, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि लड़की के साथ न्याय हो। एक लड़की है जो दुनिया छोड़कर चली गई है और उसके लिए एक लड़ाई की शुरुआत हुई। आप चाहते क्या है, पहले आप जरा देश को समझाइए। पहली बात तो ये है मैम कि एक पक्ष निर्दोष है और दूसरा पक्ष ये गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन दोनों जांच से पहले तक ये पता नहीं चलेगा कौन निर्दोष है कौन नहीं, लेकिन जांच के लिए सबको तैयार होना चाहिए। पहली चीज ये है कि नार्को टेस्ट की भी मैंने कर दिया, सीबीआई जांच के लिए भी मैंने बोल रहे हैं। इसमें कुछ काल में डाला है, राहुल गांधी रावण आया है, वो रावण बनना है ना, वहीं तक का रावण है। ज्यादा बोल जाऊंगा। ऐसा है जो पीड़िता है, जो उसको साथ जो हुआ है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्ची जो खत्म हुई है उस बच्ची को भी न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसके भी हम न्याय के पक्ष में। ऐसा नहीं है कि हम उसका न्याय नहीं चाह रहे हैं, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। जिनके हैं आप इंसाफ के साथ खड़े हैं या आप दोषी के साथ? हम किसी दोषी के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। हमें कोई दोषी के साथ खड़े होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बस ये है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं फंसे, साफ व्यक्ति जो निर्दोष हो फंस जाए, इसके हम विरोध में। बस यही चीज है कि निर्दोष ना फंसे। निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, और इसका सही जो है न्याय होना चाहिए। क्योंकि बेटी की भी एक उसकी हत्या हुई है, उसमें इसकी जांच ये होनी चाहिए कि वो हत्या की किसने है। ठीक है, कई चीजें इसमें हो रही हैं, कई चीजें इसमें हो रही हैं, जिसे लेकर जो गांव है उसकी आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ये कि कहा गया कि राजनेता यहाँ पर आना चाहते हैं और उन्हें रोका जा रहा है। क्या राजनेताओं को यहाँ पर आने देना चाहिए था? राजनेता को नहीं आने चाहिए, ये सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। लेकिन वो उन लोगों ने कहा कि हम तो इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो न्याय की मांग कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। न्याय की मांग के लिए आरोपी चारों पहले से ही गिरफ्तार किए गए हों। अगर वो आरोपी हैं उन्हें पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर अब ये है सीबीआई की जांच होनी है, एसआईटी की जांच ऑलरेडी हो चुकी है, अब सीबीआई की जांच होनी है। अब क्या डिसीजन आता है माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और एसआईटी का गठन हो गया है, अब सीबीआई की जांच चल रही है। अब तो हम तो बस इंतजार कर रहे हैं, और दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। बस एक ही आवाज है इस गांव के लोगों की। एक तरह से ये बात बार बार यहाँ पर अगर दोहराया जा रहा है तो इसीलिए इन सब की बात को समझना भी होता है, क्योंकि ये आक्रोश भी आप लोगों के अंदर बहुत बढ़ गया था कि सुनी नहीं जा रही आवाज। अब आपको लग रहा है आवाज सुनी जा रही है? हाँ जी, अब लग रहा है आवाज सुनी जा रही है, क्योंकि उससे पहले कि एक ही पक्ष का बयान लिया जा रहा था, लड़की के पक्ष का। यहाँ लड़कों के पक्ष का कोई सुन ही नहीं रहा था। लड़की के लिए न्याय तो चाहिए, ये सबसे बड़ी। हाँ, लड़की के लिए न्याय चाहिए, चाहे वो लड़की किसी की कोई भी हो, उसके लिए न्याय चाहिए। गांव में तो यही होता है कि जो आस पड़ोस के बच्चे भी होते हैं उनको अपना बच्चा माना जाता है। क्या इस गांव की सोच अलग है? नहीं, सोच अलग नहीं है मैडम। लड़की के प्रति हमारे मन में पूरी संवेदना है और उसके परिवार के लिए भी पूरी संवेदना है, और हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, लेकिन न्याय इस तरीके से मिले कि कोई निर्दोष जाके ना फंसे और दोषियों को सजा मिले, हर हालत में मिले। मामले में राजनीति कितना % है? हाँ मैम, हाँ राजनीति तो 100%। राजनीति नहीं होती तो बवाल नहीं खड़ा, कुछ नहीं होता। पर इंसाफ भी तो जरूरी है ना। उसके इंसाफ तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले। दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, बस यही हमारा कहना है। मैडम, राजनेता आए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राजनेता दल बल के साथ ना आए। दल बल से भीड़ बढ़ती है, भीड़ से आक्रोश बढ़ता है, वहाँ भी आक्रोश बढ़ेगा और पथराव और भड़काने की स्थिति होती है। राजनेता आए, मिले, 2 आए, 4 आए, खूब आए, लेकिन संवेदना व्यक्त करें, लेकिन ऐसा नहीं न्याय मांगे, लेकिन दल बल के साथ नहीं। यहाँ कोई प्रचार नहीं चल रहा मैडम।
और अब आइए आपको सुनाते हैं, पीड़िता के परिवार से भी आज तक ने बातचीत की है। उनका पक्ष आज क्या है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। लगातार आज तक पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हुआ है और यहीं डटा हुआ है। हम लोग हाथरस में पीड़िता परिवार के घर पे, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर हुई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो टिप्पणी की उसको लेकर हम परिवार से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। आप बताइए भैया, क्या आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत ही भयानक घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है, और सरकार से भी पूछा कि अगर कोर्ट की निगरानी में होता है ये पूरा मामला की कार्रवाई तो आपको कोई दिक्कत है कि नहीं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के दखल से संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं, सुप्रीम के से संतुष्ट हैं हम लोग। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि देखो, हमें न्याय चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हमें तो न्याय की, हम तो बस उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। लगातार अगर आप देखिए, सरकार ने जो अपना एफिडेविट दिया है, जो जवाब दिया है, उसमें एक बात कही है कि आपसे पूछा गया था जब अलीगढ़ अस्पताल में थी बिटिया भर्ती कि उसको बड़े अस्पताल में ले जाएं कि नहीं, और आपने उसकी अनुमति नहीं दी, ऐसा लिखा गया है। तो आपने अनुमति क्यों नहीं दी चाचा? हाँ, जाने के लिए बोली, पर जो क्या कहते हैं, हम लोगों ने बोला कि इलाज सही चल रहा हो तो यहीं इलाज है जाए तो बढ़िया है। तो ये तो डॉक्टर जब बोल उनके ऊपर थे, क्या वो उन्हें भेजना चाहते, क्योंकि हम लोग बोले कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मिलना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं। जब ज़्यादा कंडीशन खराब उन्होंने बोला था कि हम लोग अब रेफर कर रहे हैं, मैंने ठीक है कर दो, आपकी जो आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर तो है नहीं है। ऐसी बात है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे था थी कि ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ उस टाइम समय नहीं था जब बहन को जो वहाँ पर वेंटिलेटर पर रखा गया है, मैं तो यहाँ पर गांव में आ गया था, भाई था मेरा। यहाँ पे जो स्थिति है, भाभी है उनकी, पीड़िता की, एक स्टेटमेंट भी दिया गया है, आपके पति का स्टेटमेंट है पुलिस थाने पर। क्या आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो कुछ आपको इंसाफ मिलेगा, और कोर्ट की निगरानी चाहते हैं आप? अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, पर क्या चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी रहे? हाँ, सही है, चाहते हैं हम लोग, तो ये होना चाहिए ऐसा। सीबीआई अगर अकेले करे तो? नहीं, सीबीआई से जांच नहीं चाहिए थी, कोर्ट से ही चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। कोर्ट के जरिए? हाँ, जो भी होगा सही होगा उनका फैसला, इसलिए हम लोगों ने ये लोग डिसाइड किया, मतलब ऐसा होना चाहिए। आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो सरकार ने शामिल किया है, आपको पता है पुलिस को आपने क्या स्टेटमेंट दिया? जी हाँ, पता है मेरे को। मैं उसमें दिया है कि मेरी बहन को, मतलब उसको गला घोट कर मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि ये क्या बात हुई है, क्योंकि मैंने बहन तक जब पूछ नहीं पाया, क्योंकि जब तक बहन ने जो नाम बताया उसके बाद बेहोश हो चुकी थी। हाँ, तो मैं तो मम्मी और ये तो बाहर थी, जो चंदपा थाने के चबूतरा पे लेडी, मेरा अंदर अलग था, तो पूरी तरह से मेरा कंफर्म नहीं था। बस मेरे को उसकी जो हालत थी उसके हिसाब से मैंने स्टेटमेंट जो लिखा था। हाँ, फिर जब बहन को जब होश आया अलीगढ़ में, तो मम्मी को बहन ने बताया है, तो मम्मी ने फिर मेरे को बताया, जब जाके ये ज्ञापन दिया है मैंने एसपी ऑफिस। आपने कहा कि आप घास लेने गए थे उस समय, स्टेटमेंट में है कि आप घास डालने वापस गए थे। आप वहाँ पे थी, आप लेके आई बिटिया को वापस घर, कि आपने इंतजार किया? घर नहीं लेके आई, वही खेत ले गए थाने। खेत आप ले गए? हाँ। आपका भी बयान चल रहा है कि आपने अलग अलग बातें की, तो क्यों ऐसे बयान आए? पहले आप डरी हुई थी या क्या था? जब मेरी लड़की को होश आया, जब तो बोलोगी ऐसे कैसे किसी के नाम लिखवा दूंगी मैं? हैं? सही बात है। जब मेरी लड़की की जीभ कटी हुई थी, एकदम खून में पूरी जीभ हो रही थी, बेटा मैंने क्या हुआ तेरे साथ, वो हाथ हला रही थी जो करके, उसकी जीभ ही नहीं उठी, तो क्या बोलती वो? और आवाज नहीं निकल पा रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही उसकी लड़की की। और गर्दन की ये हड्डी ये टूटी हुई थी, एक बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जैसे पोलियो मर जाता, कमर से जाता था। तो आपने जब उन्होंने नाम गिनाने शुरू किए, तब वो होश में थी, वो पहचान सकती थी, इसीलिए नाम बता पाई? नाम लोगों को पहचान सकती थी? हाँ, उन्होंने पहचान ली है, पहचान ले जब गाँव के ही है। और ये कहती मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगी, मम्मी ठीक हो जाऊंगी, कब ले चलेंगे बेटा? मैंने और नेक रुक जा, सही तो है जा, जब ले चलूंगी। आपको बता दें कि एक भाई बाहर था, आप बाहर थे, आप गांव में नहीं थे, आप कहाँ पे थे बताइए? मैं गाजियाबाद कंपनी में काम करता हूँ। उस दिन
तो ये परिवार की पीड़ा है वो आपने सुनी है। देश इंसाफ का इंतजार कर रहा है। इस बीच साजिशों की तमाम बातें सामने आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। यूपी सरकार का ये दावा है कि पीएफआई, एसडीपीआई जैसे जो संगठन हैं वो जातीय दंगा फैला रहे थे हाथरस के लिए न्याय की आड़ में। हाथरस कांड में आखिर चल क्या रहा है? हाथरस की निर्भया को इंसाफ कैसे मिल गया? हाथरस कांड का आक्रोश प्रायोजित था, साजिश की भेंट तो नहीं चढ़ेगा। जैसे ही हाथरस कांड में 19 साल की निर्भया की चिता सुलगी, सवालों का धुआं हाथरस से लेकर पूरे देश में फैल गया। लेकिन जैसे ही ये धुआं थोड़ा छटा, योगी सरकार को इसमें साजिश की बू आने लगी और खुलासा ये हुआ कि बिटिया को इंसाफ दिलाने की आड़ में विरोधी जातीय दंगा फैलाने की साजिश रच रहे थे। विरोध प्रदर्शन की आड़ में अफसरों को निशाना बनाने की प्लानिंग हो रही थी। एक षड्यंत्र की साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। योगी सरकार ने सोमवार सुबह दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा किया था और शाम होते होते 4 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए। यूपी पुलिस ने मथुरा टोल प्लाजा से 4 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का दावा किया। चारों हाथरस की तरफ जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक चारों का संबंध पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठन सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से है। इन चारों पर हाथरस में दंगा भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। इनके नाम है अतीकुर रहमान, निवासी नगला थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर, सिद्दीकी, निवासी बेंगारा थाना मल्लपुरम, मसूद अहमद, निवासी चरवल जिला बहराइच, आलम पुत्र लाइक पहलवान, निवासी खेर फतेह खान जनपद रामपुर। इन चारों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। सरकार ने दावा किया है कि हाथरस तो महज एक बहाना था, बल्कि उसका असली मकसद हाथरस के नाम पर दंगा फैलाना था। और बाकायदा सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में जब तहकीकात की तो कई अहम चीजें हाथ लगी हैं। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हाथरस कांड में दंगे की साजिश का एंगल जुड़ा तो जांच में ईडी की भी एंट्री हो गई। हाथरस कांड में ईडी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इसके लिए कैसे फंडिंग की तैयारी हो रही थी। न सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री, न सिर्फ पोस्टर, बल्कि एक बड़ी फंडिंग की तैयारी थी और हाथरस में जस्टिस के नाम पर पैसे उगाही की भी कोशिश चल रही थी। कुल मिलाकर हाथरस के पीछे एक बड़े मूवमेंट को खड़ा करने की तैयारी चल रही थी, जैसे एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। कल ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो यूपी जल उठता। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे के आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। यूपी सरकार का दावा है कि रातों रात एक वेबसाइट भी बना दी गई जिसका नाम जस्टिस फॉर हाथरस रखा गया। इस वेबसाइट के जरिए दंगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई। जहां दंगा करना हो उस जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर छिपने की जगह को भी पहचानें, पुलिस की बर्बरता का वीडियो बनाएं, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं डालें, अपने लोकेशन का जिक्र कहीं नहीं करें, कोई डिजिटल सबूत ना छोड़ें, आंसू गैस से बचने में एक दूसरे की मदद करें, कॉन्टेक्ट लेंस ना लगाएं, केमिकल से खतरा हो सकता है, ज्वेलरी टाई ना पहने, आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। बीजेपी ने इस वेबसाइट का कनेक्शन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी पर प्रहार किया। हमने देखा किस प्रकार से एक वेबसाइट रातों रात उभर के आती है, उसमें ब्लैक लाइव्स मैटर के अंश देखे जाते हैं। अगर ये वेबसाइट हाथरस से प्रेरित होती तो क्या इस प्रकार का ग्लोबल फुटप्रिंट उस पर देखने को मिलता? कहीं ना कहीं इसके पीछे ताकतवर फोर्सेस हैं। समय रहते प्रशासन अधिकारियों को फौरी घटना को संज्ञान में लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। वहां सरकार इस तरह के दलील देकर बचना चाहती है और सरकार दूसरे तरफ इसको मोड़ने का प्रयास कर रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए
सरकार इस तरह के चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है। इस पूरी साजिश को लेकर पीएफआई एक बार फिर निशाने पर है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पीएफआई को बैन करने की मांग उठाई है। भारत सरकार से मांग करेंगे कि इस संस्था को भी जांच करके इनके जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस संस्था को भी आतंकी संगठन की तरह बैन किया जाना चाहिए। इसको भी डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि पीएफआई भी हमारे देश में आतंकी संगठन है, क्योंकि उसके जो कृत्य निकल कर आ रहे हैं, जो उसके प्रमाण निकल कर आ रहे हैं, वो साफ इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि देश में आतंकवाद फैलाने के लिए ये संस्था बनाई गई। हम आपको बता दें कि देश भर में सीएए एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के पीछे भी पीएफआई का हाथ सामने आया था। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इस बीच खबर ये आ रही है कि एसआईटी अपनी जांच की रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे सकती है। बड़ी खबर इस वक्त हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं। जानकारी आ रही है कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और जल्द कर सकती है बड़ा खुलासा। अपनी रिपोर्ट कल वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह, एसआईटी की जांच पूरी, कल सीएम को रिपोर्ट दे सकती है। बिल्कुल अंजना, आज एसआईटी की टीम फिर बुलगड़ी गांव में पहुंची थी और ये जानकारी मिली है कि 5वीं बार ये टीम एसआईटी की यहां पर पहुंची थी। एसआईटी की इस टीम ने जहां परिवार वालों से, जो पीड़ित परिवार है, उनसे एक बार मुलाकात किया, वहीं दूसरी तरफ उस जगह पर भी गई जहां पर सीन ऑफ क्राइम था, यानी कि आरोपियों ने जहां पर घटना को अंजाम दिया गया उस खेत में भी गई थी। इसके अलावा जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था उस पूरे इलाके में भी पहुंची थी। जानकारी ये भी है अंजना की एसआईटी की टीम ने कुछ गांव वालों से भी बातचीत की है इस पूरे मामले को लेकर के, और माना यह जा रहा है कि 7 अक्टूबर यानी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश सरकार को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। उसके बाद इस पर किस तरीके की फाइंडिंग्स हैं, किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कदम उठाती है, ये देखना होगा। लेकिन आज जिस तरीके का डेवलपमेंट था, लगातार एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद थी। करीब 45 मिनट तक ये टीम अलग अलग जगहों पर रही, परिवार वालों से भी बातचीत किया उन्होंने। इसके अलावा उस जगह पर गई जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था, यानी कि प्रशासन की इसमें अनदेखी अगर किसी भी तरीके की यहां पर दिखाई पड़ रही है, उसकी भी जानकारी इस रिपोर्ट में दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक ये बड़ा डेवलपमेंट था। और दूसरा एक डेवलपमेंट इस गांव में, बुलगड़ी गांव में, ये था कि वहां सीजेएम की टीम भी आई थी, जिसने भी परिवार वालों से मुलाकात किया। और ये कहा जा रहा है कि 11 तारीख को यानी 11 अक्टूबर को लखनऊ ये पूरा परिवार जा सकता है। सुरक्षा में इसको लेके जाया जाएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है, वहां की जो लखनऊ बेंच है, उसकी तरफ से कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया गया था और उसमें परिवार वालों का बयान दर्ज हो सकता है। जी, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, और जो आप बता रहे हैं जितेंद्र, वही अपने दर्शकों को अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, 7 दिन का उन्हें वक्त दिया गया था जांच पूरी करने के लिए। कल ये तारीख पूरी हो रही है, 7 दिनों की मोहलत, और कल माना जा रहा है रिपोर्ट दे सकती है। आज गांव पहुंची थी, पीड़िता के परिवार से भी, गांव वालों से, सबसे बात की, जांच आगे बढ़ी। क्या बयान करूं, जो बेटी ने यार कम से कम 15 दिन जिंदगी और मौत से बहुत बड़ा संकट। दर में न्याय नहीं होता, पहले हमारे पीड़ितों को सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा। हाथरस कांड में जांच करने फिर पहुंची एसआईटी। कांड में अंतिम दौर में एसआईटी की जांच। एसआईटी कल अपनी रिपोर्ट सीएम योगी। हाथरस कांड में किस किस की पड़ताल। हाथरस कांड में 19 साल की निर्भया का इंसाफ अब एसआईटी की रिपोर्ट पर टिका है। अब एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है, इसका खुलासा बेहद मायने रखता है। वैसे हम आपको बता दें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी जब आज हाथरस बुलगड़ी गांव पहुंची तो सबसे पहले उसने परिवार से थोड़ी देर मुलाकात की। वो तो बोला है कि 12 तारीख को आपको हाई कोर्ट जो आना पड़ेगा, 12 तारीख को बोल के गए हैं। और जो भी हमारे जो पापा और मम्मी और हम लोग दोनों भाई जाएंगे वहाँ पर, जो हमारी शिकायत याचिका है उसके लिए वहाँ पर बात करने के लिए बुला गया है। नहीं, बयान फैन कुछ नहीं लिए, खाली वो जो जाने की याचिका है उस पर साइन कराए थे और कुछ नहीं। तो हमारे आधार कार्ड वगैरह उनकी जो एंट्री होती है वहाँ उसके लिए। आज एसआईटी ने उस जगह का दौरा भी किया जहाँ पीड़िता का शव जलाया गया था। यहाँ अच्छे से मुआयना किया गया। एसआईटी के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर मौजूद थे। इसके साथ ही एसआईटी आज उस खेत में भी गई जहां पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। हम आपको बता दें कि हाथरस कांड की जांच के लिए एसआईटी को 7 दिनों का टाइम दिया गया था। बुधवार को 7 दिन पूरे हो रहे हैं।
गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम ने हाथरस कांड की जांच की है। अब एसआईटी अपनी रिपोर्ट कल सीएम योगी को सौंप देगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम आज 5वीं बार बुलगढ़ी गांव पहुंची थी। यहां पर पीड़िता के परिवार से एसआईटी की टीम ने मुलाकात किया। इसके साथ ही एसआईटी की टीम उस जगह पर भी गई जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था। साथ ही उस जगह पर भी पहुंची जहां पर पूरी घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था। माना यह जा रहा है कि 7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार इस पर किस तरीके की कदम उठाती है, ये देखना होगा। हाथरस से कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। पल पल की खबर आज तक पर देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।